कि कांस्टेंट को अलग ले लेते हैं और वेरिएबल वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब 3 तो रहा है, इट इज cos x स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cot x। माइनस cot x ये यहाँ पर फिनिश हो गया, प्लस 2। अब ये बताइए साइन का इंटीग्रल क्या होता है? या माइनस कॉस? माइनस कॉस, तो ये हो गया माइनस कॉस 3x। लेकिन इसमें अंतर क्या है? यहाँ पर ये है अकेले इसी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में जो अभी आपको सारे पार्ट्स दिए थे उनमें एक अकेला यही पार्ट ऐसा है जिसमें साइन के आगे सिंपली x ना होकर 3x लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रल कर दिया, साइन का इंटीग्रल क्या हो गया? माइनस कॉस। उसके बाद जो ये 3x है ना, इस 3x का करेंगे डिफरेंशियल और जो चीज़ आएगी उसको नीचे अपॉन में लिख देंगे। ठीक है, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताएंगे? 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल देखिए ऐसा होता है, ऐसे है, जैसे x की पावर n है ना, तो x की पावर n का डिफरेंशियल होता है n x की पावर n माइनस 1। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास 3x लिखा हुआ है तो 3 तो कांस्टेंट है, तो 3 तो एक्टिव रहेगा और x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बस। तो आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे उसको। तो ये एक अलग तरीके की चीज़ है इंटीग्रेशन में कि जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कुछ भी दे रखा हो तो उसमें तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेट का, लेकिन उसके आगे जो टर्म लिखी हुई है जैसे 3x है तो 3x को फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके जो आएगा उसको डिवाइड में लाएंगे। ये करना, समझ गए? और चाहे तो यहाँ पर ताकि याद रहे, यहाँ पर अपॉन में ये लिख लेना d/dx ऑफ 3x, मतलब 3x को डिफरेंशिएट करके उसको डिवाइड में लिखना, ये होता है। अब ये क्या हो गया? माइनस 3 cot x और प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 2 cos 3x और अपॉन में 3 और प्लस c लिख दीजिए क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है इसलिए प्लस c लिख दीजिए। बताइए क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सोमेन दिव्यांग क्या क्लियर है? क्लियर है? चलूँ आगे? ठीक है, उसके बाद तुम बता रहे हो कि लास्ट वाला जो पार्ट है 7th का 5th 1/x dx वाला क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट है इंटीग्रेशन 2 to 3 1/x dx। अब इसमें क्या होगा? 1/x का सीधा सीधा इंटीग्रल क्या होता है? log x होता है। इसको लिखेंगे log x और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 3। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर एक बार x की जगह 3 आ जाएगा तो ये हो गया log 3 माइनस, ठीक है? वो क्वेश्चन पेपर आप पूरे मिलेगा, ये स्टेप लगा के रखूँगा, दोनों में नाम लिख दिया, ठीक है। चलो मैं देखूँ। अब क्या करेंगे? ये log x हो गया 1/x का इंटीग्रल, उसके बाद क्या करेंगे? x की जगह 3 आ गया तो log 3 माइनस फिर x की जगह 2 आ जाएगा तो log 3 माइनस log 2। आंसर आपका यहाँ पर भी ठीक है, गुड इवनिंग। आंसर आपका यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b को हम लिख सकते हैं log a अपॉन b, सीधा सीधा log a अपॉन b लिखा जा सकता है। तो log 3 माइनस log 2 क्या हो जाएगा? log 3 अपॉन 2। ठीक है, और बताइए जी बाकी सारे क्लियर? बाकी सारे हो गए इंटीग्रेशन का? ठीक है, ये लॉग की बस एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी ज़रूरत शायद केमिस्ट्री में पड़ेगी, वो भी लास्ट में जाके, अभी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो जितना हमने डिफरेंशिएशन करा है, जितना इंटीग्रेशन करा है वो सफिशिएंट है। इतने डिफरेंशिएशन और इतने इंटीग्रेशन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में। अब इसके बाद हम फिजिक्स के मेन चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर
चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड आप खुद ही पढ़ना, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ पढ़ने वाला चैप्टर है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिजिकल वर्ल्ड में ये चीज़ें हैं, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज साइंटिफिक एटीट्यूड, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड, व्हाट इज साइंटिफिक थ्योरी, व्हाट इज फिजिक्स, बेसिक क्वेस्ट इन फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ लर्निंग फिजिक्स। मतलब ये ऐसा है कि आपको पढ़ना है फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो इसमें बता रखी है। फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिजिक्स को फिजिक्स ही क्यों बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हम अगले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये तो चैप्टर नंबर 1 था। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा मेन चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर नंबर 0 है, चैप्टर नंबर 0 तो हमारा ये कैलकुलस वाला था, तो चैप्टर नंबर 0 में बस इतना करना था आपको, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। फिर जो चैप्टर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, वो नहीं करना है, बस पढ़ लेना आपने पढ़ने के लिए कि हाँ ठीक है पढ़ दिया मैंने। चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये भी सारा कुछ डेफिनेशंस है और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये वाला चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। और फिर जो उसका अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, वहाँ से फिर थ्योरेटिकल पार्ट भी शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से हम नोट्स देंगे, यहाँ तक जो है यहाँ तक नोट्स में साथ साथ आपको बनवाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये मिटा दूँगा सर, ये मिटा दूँ, कर दो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ जी, कोई नहीं, इसे कर देते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, इसमें नोट कीजिएगा, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड all those quantities which can be measured directly or indirectly, which can be measured directly or indirectly, and in terms of which the laws of physics and in terms of which the laws of physics and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. Can be expressed are called physical quantities. Can be expressed are called physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं पूरे यूनिवर्स में जिनको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं या किसी और की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, उन सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कैसी हैं? फॉर एग्जांपल मेरे को एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस मेज़र करना है, तो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए मेरे पास एक मेजरिंग स्केल आता है।
मैं उस मेजरिंग स्केल को रखूँगा और मैं मेजरिंग स्केल को रखकर बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है। टाइम मेज़र करने के लिए हमारे पास वॉच है, हम वॉच में देखेंगे और टाइम को मेज़र कर लेंगे। अब अगर हमसे ये कहा जाता है कि स्पीड निकालिए, अगर बोलता है कोई कि स्पीड निकालिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस होगा हमारे पास और टाइम होगा, तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है, ये है मेजर्ड क्वान्टिटी, इसको हमने मेज़र करा, इसको, ये जो हमारे पास डिस्टेंस था, डिस्टेंस को हमने मेज़र करा, टाइम को हमने मेज़र करा, और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, जैसे हमने स्पीड निकाली, तो स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि फॉर्मूले में डाला, स्पीड को निकाला। स्पीड का कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई स्कूटर बड़ी तेज़ी से चला जा रहा है, नापो भाई नापो, कुछ मतलब लेंथ का मेजरिंग स्केल लेकर नापो या घड़ी में देखकर नापो। हालांकि वो ओडोमीटर है, वो हाथ के हाथ कन्वर्ट करता है उस चीज़ को, ठीक है, लेकिन अगेन वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे कि किसी भी चीज़ को अगर हम डायरेक्टली मेज़र कर सकें या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकें, तो वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब डायरेक्टली मेज़र करने वाली और इनडायरेक्टली मेज़र करने वाली दोनों की कैटेगरी अलग अलग होगी, तो उनको लिखेंगे यहाँ पर, नोट कीजिएगा। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। Physical quantities are of two types, fundamental and derived. फंडामेंटल एंड डिराइव्ड दो तरीके की होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फिर फर्स्ट लिखें फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज में नोट कीजिएगा, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड the physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities can be treated as independent of other physical, which can be treated as independent of other physical quantities and are not usually defined and are usually defined and are not usually defined in terms of other physical quantities defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities. There are 7 fundamental or base quantities. There are 7 fundamental or base quantities. तो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज 7 होती हैं, नोट कीजिएगा क्या क्या है। मास, लेंथ,
टाइम, मास लेंथ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity, luminous intensity, और सातवां है amount of substance, amount of substance, amount of substance। मैं अभी इसको डिटेल में बताता हूँ, सेकंड लिखिएगा पहले। फंडामेंटल क्वांटिटीज फर्स्ट कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज में नोट करेंगे आप द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस physical quantities whose defining operations are based on other physical quantities are called derived quantities। Are called derived quantities। For example, velocity, acceleration, force, velocity, acceleration, force, momentum, etc. Velocity, acceleration, force, momentum, etc. अब जरा देखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर मान लीजिए मैं सड़क पर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता हूँ, वहाँ की लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो वो लेंथ किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। और लेंथ को अगर मैं मेज़र करूँगा तो लेंथ की यूनिट सीधा सीधा मीटर होगी। मैं टाइम को मेज़र करूँगा तो टाइम की यूनिट सीधा सीधा सेकंड होगी, किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। मास है तो अगर मैं अपना मास निकाल रहा हूँ तो मेरा मास मुझ पर ही डिपेंड करेगा और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। कैसे? जैसे पहला ही एग्जांपल आप देखिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड तो एक्चुअली उसकी यूनिट एक कोई सिंगल यूनिट नहीं है। अगर सिर्फ सिंगल एक ही यूनिट होती कि हाँ भाई मीटर है तो मैं कह देता कि अच्छा चलो ठीक है तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। लेकिन मीटर पर सेकंड यानी कि टाइम पर सेकंड मीटर, मीटर तो हो गया आपका डिस्टेंस और टाइम हो गया सेकंड, तो वो डिस्टेंस पर और टाइम पर दोनों पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन की यूनिट बताएंगे, याद है? एक्सेलरेशन की यूनिट याद है? नहीं, भूल गए? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, फिजिक्स में कहीं पर भी अगर रेट की बात आएगी, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि अगर रेट की कहीं पर बात आती है तो रेट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए मैं बुक्स खरीदने गया या नोटबुक्स लेने गया तो हम ये पूछते हैं भैया रेट कितना है इसका। रेट का मतलब क्या है
कि एक नोटबुक कितने की है, तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि मुझे 10 चाहिए या 12 चाहिए, फिर मैं मल्टीप्लाई करके उसका टोटल प्राइस निकाल लूँगा। इसी तरीके से वहाँ पर एक क्वांटिटी का, एक यूनिट का जो प्राइस होता है उसको हम रेट बोल देते हैं। फिज़िक्स में एक सेकंड में कोई चीज़ कितना वेरी करती है उसको हम रेट बोलते हैं। तो इसका मतलब रेट निकालने के लिए किसी भी चीज़ को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये देखिएगा कि जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेबल। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए बोल देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आपको अगर याद आ गया हो कि फाइनल वेलोसिटी को v बोलते थे, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते थे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकंड ही तो होगी। अगर मैं वेलोसिटी में से वेलोसिटी को ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यूनिट कितनी आएगी, उस डिफरेंस की यूनिट कितनी आएगी, मीटर पर सेकंड। हमारा वज़न आज 70 किलो है, कल 60 किलो था, तो हमारे वज़न में चेंज कितना आया, 70 माइनस 60 यानी कि 10 किलो का चेंज आया। तो जब मैं सेम टर्म में से सेम टाइप की टर्म को सब्ट्रैक्ट करता हूँ या ऐड करता हूँ तो उसकी यूनिट एज इट इज़ रहती है। 70 kg में से 60 kg को सब्ट्रैक्ट करा तो डिफरेंस आ गया 10 kg, यानी कि यूनिट सेम रहेगी। फाइनल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी वाली टर्म में से वेलोसिटी वाली टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करा तो यूनिट तो उसकी मीटर पर सेकंड ही आएगी। डिनोमिनेटर में क्या है, टाइम टेकन मतलब सेकंड। तो ऊपर है मीटर पर सेकंड अपॉन नीचे है सेकंड। तो ऊपर एक रैशनल टर्म है मीटर अपॉन सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड एक रैशनल टर्म है। नीचे वाली को रैशनल बना लेंगे कैसे, s अपॉन 1 करके, और फिर हम जानते हैं सबसे ऊपर वाली टर्म सबसे नीचे वाली से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाती है, तो m इंटू 1, और बीच वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो s स्क्वायर। तो m अपॉन एस स्क्वायर यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट को, या ms की पावर -2 ऐसे भी लिखते हैं। दोनों तरीके से लिखना ठीक है। तो अगेन आप देखेंगे कि किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मीटर पर और सेकंड पर, यानी कि लेंथ पर मीटर मतलब लेंथ की यूनिट तो होती है मीटर, और सेकंड की पावर -2 यानी कि टाइम की पावर -2। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जितनी भी हैं वो सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो ये सारी जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, किसी पर डिपेंड नहीं करती, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है ये सारी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये डिपेंड करती हैं। समझ गए। तो अब बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं, और किसी भी चीज़ का ये मत समझिएगा, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। बाकी हर चीज़ का, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ना तो भूल गया, मुझे तो याद नहीं है कुछ भी, तो वो कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज़ को बिल्कुल नए सिरे से एकदम बेसिक से शुरुआत करी जाएगी। ठीक है ना। 11th क्लास में थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको आता हो, 9th क्लास का बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल शुरू से ही लेकर चलूँगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूरा चैप्टर है इसका, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पूरा चैप्टर है, मोमेंटम पूरा चैप्टर है इसका, है ना। तो उसमें आप ढंग से करेंगे इस चीज़ को। चलिए अब इसके बाद सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, इसको 11th में वैसे आप करोगे भी नहीं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये होता है, आप ये देखना कि जब कभी आप ना ट्यूबलाइट लेने जाते हैं, दुकान पर जाते हैं ट्यूबलाइट लेने, तो वो बोलता है कि भैया आपको नॉर्मल ट्यूबलाइट चाहिए या एलईडी वाली लेनी है। तो आप ये कहोगे नॉर्मल ट्यूबलाइट, वो कह देगा 40 रुपये की है। एलईडी वाली आप लोगे वो कहेगा 250 की या 300 रुपये की है। तो ये डिफरेंस क्या है, तो वो फिर उसका डब्बा दिखाएगा, उसके डब्बे पर ये लिखा होगा कि ये जो एक ट्यूबलाइट जो आप 40 या 50 रुपये की ले रहे हैं वो ट्यूबलाइट 40 वॉट की है, और जो आप एक एलईडी ट्यूबलाइट ले रहे हैं वो 15 वॉट की है। लेकिन वो 15 वॉट वाली जो लाइट है वो उतनी ही रोशनी देती है जितनी एक जो 40 वॉट की आप प्रॉपर बड़ी ट्यूबलाइट ले रहे हैं उतनी रोशनी देती है। तो ल्यूमिनस का मतलब जो चीज़ हमें दिखाई दे, इंटेंसिटी का मतलब उसकी ब्राइटनेस, तो रोशनी की चमक, उसको कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। और उसकी यूनिट होती है कैंडेला, और ये भी कहाँ से डिराइव हुई है, कहाँ से, कैंडल से। कैंडल सबसे पहले जो है ये कहा गया कि चलो भाई कैंडल है, उसका काम है रोशनी फैलाने का, तो इसलिए उसका नाम कैंडेला, उसकी यूनिट का नाम कैंडेला रख दिया गया।
CANDELLA, ये होता है। तो ये आपको अब नहीं करना, 11th क्लास में आपको नहीं करना है, ये आप 12th क्लास में करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एवोगैड्रो नंबर, याद है 6.011 इंटू 10⁻23 है ना। तो ये क्या है, ये वो मोल वाली चीज़ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि हम ये बोल देते हैं कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स या कितने सारे एटम्स एक किसी मोल के अंदर इकट्ठे हैं। 6.011 इंटू 10⁻23। इन दोनों की आपको कम ज़रूरत पड़ेगी फिजिक्स में, ज़्यादा जो ज़रूरी है, ज़्यादा ये 3 की आपको ज़रूरत पड़नी है इसमें 11th क्लास में। मास, लेंथ और टाइम। इलेक्ट्रिक करंट नहीं है अभी, 12th क्लास वाले बच्चे करते हैं इसको। 12th में इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा जो आपने 10th में करा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारा का सारा उठकर 12th में है। और जो 9th में करके आए थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, साउंड, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें 11th में। तो इनकी ज़रूरत नहीं है अभी हमको, यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। बस इतना है कि अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आपको ये बताना है कि ये 7 हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं फंडामेंटल वाली, ठीक है। डेराइव्ड वाली के 2-3 एग्जाम्पल बता देंगे बस। चलिए जी, दिव्यांका, सोमेन, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगला आप टॉपिक लिखेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इसमें लिखिएगा द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of units. Is called a system of units. Full stop. Some of the commonly used systems of units systems of units are first है CGS system. CGS system. CGS system में लिखे it was set up in France full stop. It is based on centimeter, gram and second. Centimeter,
gram and second. It is based on centimeter, gram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. ठीक है, हम कभी फल लेने जाते हैं या सब्जी लेने जाते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं उसको कि भैया कितने रुपए किलो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इंडिया में चलती है वो किलोग्राम चलती है, जो यूनिट है वो किलोग्राम चलती है। ये फ्रेंच सिस्टम है, CGS सिस्टम। तो वहाँ पर जो लेंथ है उसकी बेसिक यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, जो मास है उसकी ग्राम है और टाइम की सेकंड है, ये चलता है। ठीक है, तो एक सिस्टम तो ये हो गया CGS सिस्टम। ऐसे ही दूसरा सिस्टम आप नोट करेंगे, दूसरा सिस्टम है FPS सिस्टम। सेकंड लिखिएगा FPS। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम है, लिखिएगा इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड ऑन फुट, pound, foot, pound and second as the fundamental units of foot, pound and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. Fundamental units of length, mass and time respectively. थर्ड नोट कीजिएगा, MKS सिस्टम। It is also a French system. It is also a French system based on meter, kilogram and second. As the fundamental units of length, mass and time fundamental units of length, mass and time respectively. MKS सिस्टम, MKS सिस्टम इंडिया में चलता है। फोर्थ नोट कीजिएगा, SI द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स।
the international system of units. It is a modernized and extended form modernized and extended. It is a modernized and extended form of CGS and MKS systems. It stands for सिस्टम इंटरनेशनल बोल देते हैं. सिस्टम इंटरनेशनल मतलब क्या है कि पूरे मतलब इंटरनेशनली यही सिस्टम चलता है. ठीक है. और यहाँ पर भी क्या है, SI में भी क्या है कि लेंथ के लिए मीटर, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड. यही होता है और ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है. ये नहीं कि फ्रांस में अलग है, ब्रिटिश में अलग है. ठीक है. हाँ, अपने सिलेबस में थे ये चारों सिस्टम्स करना, तो हमने देख लिया. लेकिन हम जो करेंगे फिजिक्स में, जो करेंगे वो SI सिस्टम करेंगे. ठीक है. और अगर कहीं पर पूछा गया तो हम CGS सिस्टम करेंगे. ये बात अगर कहीं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया तो ठीक है. नहीं तो ज़्यादातर हमको SI ही करना है. 99% मतलब ऐसे भी यही जरूर करना है. ठीक है. इसके बाद फिर एक टेबल बनाएंगे आप. ये इधर के दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ. यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डालिएगा प्रीफिक्सेस फॉर पावर्स ऑफ 10. प्रीफिक्सेस फॉर पावर्स ऑफ 10. ठीक है. 1 मिनट वेट करिए सभी आप.
ये टेबल बना लेना, ये टेबल बड़ी काम आने वाली है आपको। ये है मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, मल्टीपल प्रीफिक्स और सिंबल। मल्टीपल में यहाँ पर ये आपने 6 कॉलम्स इस तरह से बनाने हैं। मल्टीपल में आप लिखेंगे 10 की पावर 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 1 2 3 6 9 12 15 18। फिर प्रीफिक्स में लिखेंगे डेका, हेक्टो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ईटा और एक्सा। हो गया। और अब इनके जो सिंबल्स हैं वो देखिएगा क्या है। स्मॉल डी ए, एच, के, एम, जी, टी, पी, ई। सब मल्टीपल में बिल्कुल यही आ जाएगा। अच्छा, आप ये देखिएगा कि जैसे आपको पता है ना कि 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम में ये बोल दिया जाता है 1 किलोग्राम। तो ये हमने याद कराया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो के है ना, के, इस के का मतलब है 10 की पावर 3। तो आपको क्या कर देना है 1 × 10 की पावर 3 और ग्राम, बस ये कर देना है। के हटा दिया तो क्या बचा, ग्राम ही तो बचा। तो के की जगह 10 की पावर 3 लिख दिया। सिमिलरली अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है हेक्टो, है ना, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि 25 HM का मतलब क्या है, हेक्टोमीटर। ये अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो H है ना, H मतलब हेक्टो, इसकी जगह आप 10 की पावर 2 लिख देंगे। तो 25 × 10 की पावर 2 और M मतलब इतना मीटर। तो 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 × 25 2500 मीटर। ये हो गया। तो ये टेबल इस तरह से आपको याद करनी होगी। अब इसी तरह से सब मल्टीपल्स देखेंगे। सब मल्टीपल्स क्या है, पूरा यही 1 2 3 6 9 12 15 18। पावर में क्योंकि सब मल्टीपल बोल रहा हूँ तो पावर में माइनस आ जाएगा, सब में माइनस आ जाएगा बस। 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15 और -8। तो 10 की पावर -18 तक हो गया। अब इनके सबके प्रीफिक्स देख लीजिए। इनका है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। माइक्रो, नैनो, पीको, फैक्टो और एटो। फैक्टो और एटो ये। अब इनके सबके सिंबल्स ये हमको पता ही है। डेसीमीटर, डेसीमीटर में स्मॉल डी लगाते हैं, सेंटीमीटर में स्मॉल सी, मिलीमीटर में स्मॉल एम, माइक्रो में म्यू, नैनो में स्मॉल एन, पीको में स्मॉल पी, फैक्टो में स्मॉल एफ और एटो में स्मॉल ए। ये होता है। तो अब आप खुद सोचिएगा, आपको याद होगा कि अगर कहीं पर दे रखा होता था कि 10 सेंटीमीटर है
और उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते थे कि उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? एक्चुअली सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 है। जैसे 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पर c लिखा हुआ है ना, दिस c मीन्स 10 की पावर -2। आपको ऐसे लिख लेना 10 × 10 की पावर -2। अब ये 10 की पावर -2 नीचे चला गया तो 100 हो गया, फिर अपॉन में अगर जाएगा तो 10 की पावर +2 बन जाएगा। एक जीरो से मतलब 10 से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10 कितना बचा? 0.1 और क्या? मीटर, क्योंकि सेंटी का जो सी था उसी की जगह तो आपने 10 की पावर -2 लिखा है, 10 × 10 की पावर -2 मीटर। इस तरीके से करते हैं। तो ये जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, इस प्रॉपर फॉर्मेट से ये टेबल आपको याद हो जाएगी। और फिर इस टेबल में कहीं पर भी ये नहीं होगा कि भाई ये वाली यूनिट मेरे को आती नहीं है, क्योंकि इन यूनिट्स के अलावा कहीं से कोई यूनिट नहीं पूछी जाएगी। फिजिक्स में इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बना ली सभी ने टेबल? बना ली? ठीक है, इतना करिएगा और ये टेबल याद करके आनी है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये टेबल याद करके आनी है। बाकी जो डेफिनेशन आज करवाई है SCG, SMK, SFP, वो सारे तो आसान है। ठीक है, माइक्रो के राइट साइड में क्या है? ये जो माइक्रो है ना, इसमें ऐसा होता है कि आपने यू बना दिया, स्मॉल यू, और इसको ना नीचे खींच दिया ऐसे, तो इसको बोलते हैं MU, म्यू बोला जाता है इसको। तो माइक्रो का सिंबल है म्यू। ठीक है, माइक्रो मतलब जहाँ पर भी म्यू लिखा होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, तो इसका मतलब ये हो गया 7 × 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -6 मतलब अपॉन में जाकर 10 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है जी, पक्का। चलिए ये टेबल याद करके आना नेक्स्ट क्लास में। चलिए जी, ओके, थैंक यू। ओके। हम दोनों से कौन होगा? बराबर लग रहे हो, हाँ, इसलिए हम मिल रहे हैं। बराबर। थैंक यू।